नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कक्षा सात की पाठ्य पुस्तक हमारा राजस्थान का पहला पाठ वन एवं वन्य जीव एंड उनका संरक्षण। राजस्थान में 10% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। कितने प्रतिशत पर? 10% भूभाग पर वन पाए जाते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को तीन भागों में बांटा गया है। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। इनका प्रतिशत याद रखना। 17वीं रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग है ना। आरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? 37.5। सुरक्षित वनों का प्रतिशत कितना है? 56.43। अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत कितना है? 6.56। देखो बहुत इजी, कैसे याद रखोगे? फर्स्ट वाले में क्या है? 7, सेकंड और थर्ड वाले में 6। ऐसे आप याद रख सकते हो ना। आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि सर्वाधिक वन कहाँ पर है? राजस्थान में सर्वाधिक वनों वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक वनों वाला जो जिला है ना, वो कौन सा है? उदयपुर। लेकिन ध्यान रखना, ये किस पे आधारित है? प्रतिशत के आधार पर है ना। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। और न्यूनतम वन कहाँ पर है? चूरू के अंदर। कहाँ पर है? चूरू के अंदर है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण भी 3 प्रकार से किया गया है। देखो बाकी तो 4-5 प्रकार आता है, लेकिन राजस्थान की बात करें ना तो भौगोलिक दृष्टि से है ना, वनों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक तो है कंटीले वन, दूसरे हैं शुष्क पतझड़ वन और तीसरा है सदाबहार वन। अब ये कहाँ पर है? तीनों का अपन जानने की कोशिश करेंगे ना। तो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, इनको है ना मरुद विद भी कहा जाता है, आप सभी जानते हो। इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? पश्चिमी राजस्थान की बात हो रही है ना। केर, नीम, धोकड़ा। हाँ, धोकड़ा किताब के अंदर दे रखा है, मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। धोकड़ा लिखा हुआ है 7वीं के पहले पार्ट के अंदर, इसलिए मैंने भी इसको ऐड किया ना। धोकड़ा भी शामिल है। इनकी पत्तियां छोटी होने के कारण जल का वाष्पीकरण है ना कम मात्रा में होता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष किसे कहा जाता है? खेजड़ी को। और खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। इसे याद कर लेना, ये अपने काम की चीज़ है ना। और आगे दूसरा वनों के प्रकार में आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। पतझड़ वन, इनको मानसूनी वन भी कहा जाता है। संपूर्ण अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। कौन कौन से वृक्ष आते हैं? सागवान, बांस, नीम, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि। उसके बाद तीसरा वनों का प्रकार आता है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये आबू पर्वत खंड में पाया जाता है। सागवान, आम और बांस। देखिए, ये जो प्रश्न है ना अगला वाला, इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, है ना। लगभग 90% लोग कंफ्यूज रहते हैं इन दोनों प्रश्न के अंदर कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है और बाघ परियोजना कौन सी है। तो दोस्तों, आपको डाउट नहीं होना चाहिए। आज से ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान कितना है? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन सा है? केवलादेव, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स, है ना। जो ये राष्ट्रीय मरुस्थल वाला है ना, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। जैसलमेर बाड़मेर वाला है ना, मरु राष्ट्रीय उद्यान, वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उसका नाम जरूर राष्ट्रीय है, लेकिन वो राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम है, लेकिन वो राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। तो केवल 3 ही राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? केवलादेव, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। केवलादेव भरतपुर में और रणथंभौर सवाई माधोपुर में, मुकुंदरा हिल्स चित्तौड़गढ़ और कोटा के अंदर आता है। राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना कितनी? तो राजस्थान के अंदर बाघ परियोजना 4 है। कौन कौन सी? रणथंभौर कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर। सरिस्का, अलवर और मुकुंदरा हिल्स इधर कोटा, बूंदी, झालावाड़
और चित्तौड़गढ़ के अंदर। और चौथा है अपना रामगढ़ विस्तारी, जो कि 5 जुलाई 2021 को घोषित किया गया है। रणथंभौर को कब बनाया? 1973 में बनाया। 1972 के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना आई थी और 1973 में रणथंभौर को टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था। और 1978 के अंदर सरिस्का को बनाया था और 2013 के अंदर मुकुंदरा हिल्स को बनाया गया था। रामगढ़ विस्तारी को 2021 में। अभ्यारण्य, अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है? अभ्यारण्य का अर्थ क्या होता है? अभ्य प्लस अरण्य, यानी कि भय से मुक्त वन। भय से जो मुक्त किसके? जानवरों के लिए जो वन होते हैं, आदमियों के लिए नहीं, जानवरों के लिए जो भय मुक्त वन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? अभ्यारण्य बोलते हैं। देखिए, राष्ट्रीय मुकुंदरा हिल्स, इनको है ना, मुकुंदरा हिल्स, इसको है ना राष्ट्रीय उद्यान, इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया था? 9 जनवरी 2012 को। 9 जनवरी 2012 को क्या बनाया गया था? इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और इसे ही टाइगर प्रोजेक्ट कब बनाया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट बनाया गया था इसको 9 अप्रैल 2013, यानी कि 2012 में क्या बनाया? इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। राष्ट्रीय उद्यान केवल 2 जिलों के अंदर ही हैं, चित्तौड़गढ़ और कोटा। राष्ट्रीय उद्यान छोटा है और जो मुकुंदरा जो टाइगर जो प्रोजेक्ट है ना वो बड़ा है, वो 4 जिलों के अंदर है। कहाँ पर है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़। ध्यान रखना इसके अंदर 12 नहीं आएगा, ऑप्शन में ध्यान रखना 12 नहीं आता है। अब देखो, 5वां अगर कोई टाइगर प्रोजेक्ट होगा तो वो कौन सा होगा? कुंभलगढ़, ये प्रस्तावित है ना, कुंभलगढ़ होगा। 5वां अगर कोई टाइगर प्रोजेक्ट होगा तो वो कौन सा होगा? कुंभलगढ़ होगा। देखिए, यह कंफ्यूज होता है कि केला देवी जो अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? भरतपुर के अंदर है। केवला देवी तो है भरतपुर के अंदर, और केला देवी है ना, केला देवी है भाई साहब करौली के अंदर। कहाँ पर है? करौली के अंदर। कहाँ पर है? करौली के अंदर। ये ध्यान में रखना है। आगे कुछ इम्पोर्टेंट अभ्यारण्य मैंने दिया है, उनको यहाँ पर देख लेते हैं ना। पहला आता है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान, देखो नाम है इसका राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन ये राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान रखना। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये आता है जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आता है। जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर आता है। सीता माता अभ्यारण्य, देखो आप सभी जानते हैं उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रतापगढ़ के अंदर आता है। लेकिन ऑप्शन में ध्यान देना, अगर प्रतापगढ़ के आसपास चित्तौड़गढ़ भी दे रखा है, उदयपुर भी ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको उससे भी क्लिक करना है, ध्यान में रखना है इस बात को। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, ये कौन से? ये 4 जिला, देखो कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। वही उत्खाद भूमि है ना, बेनलैंड भूमि वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य पाया जाता है। उसके बाद देखिए जवाहर सागर। जवाहर सागर कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में, कोटा और बूंदी में भी है। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। ये तो आप सभी कर लेगो। बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अब देखिए, ये कंफ्यूज ज़्यादा करता है लोगों को, है ना, कि धौलपुर में कौन कौन से अभ्यारण्य हैं? तो धौलपुर में वन विहार, राम सागर और केसर बाग, ये कहाँ पर है? धौलपुर के अंदर। इसको ध्यान में रखना। धौलपुर में कौन सा? वन विहार है, राम सागर है, केसर बाग है। आगे है कि वेटलैंड भूमि। वेटलैंड भूमि क्या? नम भूमि को क्या कहते हैं? वेटलैंड भूमि, यानी कि जो दलदली भूमि होती है ना उसको क्या बोलते हैं? वेटलैंड भूमि है। ये है ना 2 है, राजस्थान के अंदर 2 है। एक तो केवला देव गढ़ा पक्षी विहार भरतपुर वाली, एक सांबर झील जयपुर। इन 2 को है ना वेटलैंड भूमि घोषित किया गया है। इसके बाद में देखिए वन नीति। भारत में सबसे पहले वन नीति कब आई थी? 1952 के अंदर आई थी। दूसरी कब आई थी? उसके बाद संशोधित आई थी 1988। 1988 में ये लक्ष्य रखा गया था कि भाई 33% भूभाग पर क्या होना चाहिए? वन होना चाहिए। इसी 1988 की नीति के तहत, है ना, राजस्थान में सबसे पहले जो वन नीति आई थी, राजस्थान में प्रथम वन नीति कब आई थी? राजस्थान में प्रथम वन नीति आई थी 2010। कब आई थी? 2010 के अंदर। 2010 था। 10 में अपना क्या लक्ष्य रखा
कि राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान के 20% भूभाग पर वन होना चाहिए। देखो 10 में आई और लक्ष्य रखा डबल, 10 का डबल 20% भूभाग पर क्या रखा, वनों का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन राजस्थान सरकार इसमें नाकाम रही थी। वर्तमान समय में केवल 10% भूभाग पर ही वन पाए जाते हैं। अच्छा, जागरूकता के अभाव में आरक्षित वनों का क्षेत्रफल है जो दिनों दिन कम होता जा रहा है। अब बात करते हैं काजरी की, है ना। काजरी की बात करें, आप सभी जानते हैं काजरी का मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर में। और काजरी की स्थापना कब हुई थी, 1959 को की गई थी, 1959 को की गई है ना। किसी किसी किताब में 1957 भी लिखा हुआ आता है, लेकिन सही क्या है, ये 1957 है। अपन को तो इस किताब को ही आधार मानना है। अब काजरी की फुल फॉर्म क्या है, काजरी सेंट्रल अराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे इनको केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। ऐसे ही एक आफरी है, एक क्या है, आफरी। आफरी की फुल फॉर्म क्या है, अराइड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि हिंदी में बोलेंगे तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। यह आफरी और काजरी दोनों कहाँ पर हैं, जोधपुर में। आफरी का गठन कब किया गया, 1988 के अंतर्गत किया गया था। आगे देखिए, अमृता देवी को समर्पित वन है, जोधपुर में कौन सा वन है जो अमृता देवी को समर्पित है, मृग उपवन जोधपुर का है, वो अमृता देवी को समर्पित है। आप सबको पता है कि अमृता देवी ने 1730 के अंदर खिचड़ी आंदोलन किया था, जिसके अंदर कुल 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। और अमृता देवी एक पुरस्कार भी प्रारंभ किया गया था, जो कि 1994 से प्रारंभ किया गया था। अमृता देवी पुरस्कार कब से चालू किया गया था, 1994 के अंदर किया गया था, जो कि किसी संस्था को तो देते हैं 1 लाख रुपया। कितना देते हैं, 1 लाख रुपया। अगर अमृता देवी पुरस्कार किसी संस्था को दिए जा रहे हैं तो 1 लाख रुपये दिया जाएगा, और अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसको है ना 50,000 रुपये दिया जाता है। धन्यवाद।